अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 9 है। पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ग्रुप ग्रुप की कुछ एग्जांपल्स देख चुके हैं। सब ग्रुप्स और सब ग्रुप्स की एग्जांपल्स, साइक्लिक ग्रुप्स और साइक्लिक ग्रुप्स की काफी सारी एग्जांपल्स हमने देखी। आज हम चंद थ्योरम सब ग्रुप्स के ऊपर वो करेंगे, वो सेट्स को डिफाइन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। इनकी एग्जांपल देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स और पार्टीशन ऑफ अ सेट, और लैग्रेंज थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ ग्रुप थ्योरी, वो हम इस लेक्चर के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे। जी स्टार्ट हम लेते हैं। पहला थ्योरम है आज का, फर्स्ट रिजल्ट है कि H and K be subgroups of an abelian group G। G पर ये कंडीशन है कि G एक abelian ग्रुप है। इस abelian ग्रुप के मैंने दो सब ग्रुप्स ले लिए, H और K। अगर ये दोनों इसके सब ग्रुप हो तो ये जो सेट है H मल्टीप्लाइड बाय K, और इसका H और K के दरमियान मल्टीप्लिकेशन मैंने इस तरह से डिफाइन किया है कि मैंने H और K यहाँ पर दो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट H को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट K को बिलोंग करता है। ठीक है, मतलब H और K इन दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने से जो सेट बनता है वो भी उस ग्रुप G का सब ग्रुप होगा। तो अगर आप दो सब ग्रुप लेते हैं H और K, तो उनका जो प्रोडक्ट सेट है वो भी एक सब ग्रुप होगा, लेकिन कंडीशन क्या है कि ग्रुप एबिलियन होना चाहिए। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्लाइन 4 ग्रुप लिया V4, ये इसके दो सब ग्रुप्स हैं। आपको याद होगा इसके हमने सब ग्रुप्स, तीन इसके सब ग्रुप्स बनाए थे, उनमें से मैंने दो पिक कर लिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल H का फर्स्ट आइडेंटिटी एलिमेंट पिक करें और इसके सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाएं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1 मल्टीप्लाइड बाय p। इसी तरह उसके बाद A पिक करेंगे सेकंड एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हर एक एलिमेंट के साथ। तो A को हमने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर A को हमने B से मल्टीप्लाई करवा दिया। एज ए रिजल्ट हमें 1B A और AB, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें V4 ही मिला। तो V4 खुद भी एक सब ग्रुप है अपने आप का। तो इसका मतलब है कि मैंने ये एबिलियन ग्रुप था, इसके मैंने दो सब ग्रुप्स ले लिए और उन दोनों का जो मैंने प्रोडक्ट लिया तो वो भी अगेन एक सब ग्रुप बन गया। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रखें कि ये रिजल्ट नॉन एबिलियन के लिए ट्रू नहीं है। नॉन एबिलियन की सूरत में सॉरी, यहाँ पे एबिलियन नहीं है, यहाँ पर नॉन एबिलियन आता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। यहाँ पर हम नॉन एबिलियन की बात कर रहे हैं। तो दिस थ्योरम इज नॉट ट्रू फॉर नॉन एबिलियन ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल हम D3 ले लेते हैं, डाइहेड्रल 3 ग्रुप। इसके अंदर मैंने ये दो सब ग्रुप पिक कर लिए हैं, 1AB और 1B। ये दो इसके सब ग्रुप्स हैं। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट लेता हूं तो वो ये वाला सेट बन जाता है, 1B AB और A। अब इसके अंदर से मैंने दो एलिमेंट्स पिक कर लिए, इसको हम चेक करना चाहते हैं कि ये सब ग्रुप है या नहीं है D3 का। तो एक तो मैंने एलिमेंट ले लिया AB, उसके बाद दूसरा एलिमेंट लिया A। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो A जब A से मल्टीप्लाई होगा तो A स्क्वायर B बन जाएगा। अब A स्क्वायर B एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो फाइनाइट सब ग्रुप क्राइटेरिया के जरिए से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो प्रोडक्ट सेट है ये D3 का सब ग्रुप नहीं है। इसका मतलब है कि ये अबव थ्योरम एबिलियन ग्रुप्स के लिए होल्ड करता है, नॉन एबिलियन के लिए होल्ड नहीं करता। अच्छा, इसमें ये प्रोडक्ट ग्रुप हो भी सकता था। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर ले लेता रोटेशंस का सब ग्रुप,
मतलब D3 के अंदर जो आइडेंटिटी होती है A होता है और A स्क्वायर होता है, वो यहाँ पर ले लेता और यहाँ पर ये K है, और जब मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देता तो मल्टीप्लाई करवाने पर मुझे सारा D3 मिल जाना था, तो उस सूरत में वो सब ग्रुप हो जाता। मतलब जनरली ये थ्योरम नॉन एबिलियन के लिए होल्ड नहीं करता, कुछ स्पेसिफिक केसेस है। तो अब यहाँ पर एक सवाल जहन में पैदा होता है, वो सवाल ये है कि अगर H और K दो सब ग्रुप्स हैं G के, तो फिर ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी शर्त है कि ये जो प्रोडक्ट है ये सब ग्रुप बन जाए G का। तो आइए इस कंडीशन की तरफ देखते हैं हम कि वो कौन सी कंडीशन है कि प्रोडक्ट जो सेट है वो भी सब ग्रुप बन जाए। तो थ्योरम की स्टेटमेंट में इसी सवाल का जवाब दिया हुआ है कि H और K ये सब ग्रुप्स है किसी ग्रुप G के। तो ये जो प्रोडक्ट सेट है H के, ये भी सब ग्रुप होगा G का। तो उस पर कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ H एंड K आर परम्यूटेबल। परम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आगे में लिखा हुआ है HK इज इक्वल टू KH, मतलब जिसको आप एलिमेंट्स के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सेट्स के लिए आप बजाय कम्यूटेटिव के परम्यूटेशन का लफ्ज यूज कर लेते हैं कि परम्यूट कर दे, मतलब अपनी प्लेस चेंज कर ले तो इक्वल हो, HK इक्वल हो KH। तो दिस इज द कंडीशन, ये वो कंडीशन है, ये वो शर्त है कि अगर ये फुलफिल हो जाए तो उस सूरत में ये जो प्रोडक्ट होगा ये वाला, ये भी सब ग्रुप होगा। अच्छा, एक और कंडीशन भी है, HK be subgroups of a group G, then the product set HK is a subgroup of G। इसकी क्या कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ ये जो प्रोडक्ट है ये H यूनियन K से जनरेट हो, मतलब H यूनियन K से जनरेट होने वाला जो सेट बनाए वो HK के इक्वल आ जाए, तो फिर ये HK जो है ये सब ग्रुप होगा। तो ये दो थ्योरम्स हैं जो हमें श्योरिटी देते हैं इस बात की कि जो प्रोडक्ट सेट है वो भी सब ग्रुप होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और थ्योरम की स्टेटमेंट है कि HK भी सब ग्रुप्स ऑफ अ ग्रुप G ग्रुप के ये दोनों सब ग्रुप है। तो HK होल रेज टू, वही जो आपने सॉक्स यू प्रॉपर्टी देखी थी ना एलिमेंट्स के लिए, तो सब ग्रुप्स में भी वो सॉक्स यू प्रॉपर्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। अच्छा, यहाँ पर सेट के इनवर्स से क्या मुराद है, तो सेट के इनवर्स को मैंने डिफाइन किया हुआ है कि ए इनवर्स से मुराद है कि ए जो सेट है ना उसके तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स ले लेना। ए सेट के तमाम एलिमेंट्स का इनवर्स लेके अगर एक सेट बना लिया जाए तो उसको हम सेट ए इनवर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये जो इनवर्स है इससे ये मुराद होगा। जी, यहाँ पे H पर कंडीशन है कि H जो अकेला सेट है ये सब ग्रुप कब हो सकता है, या अगर ये सब ग्रुप हो तो फिर कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल होंगी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, तो उस सूरत में H into H ये भी वही प्रोडक्ट सेट है। इसको एक और तरीके से भी यही बात लिखी जा सकती है, यहाँ पे मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ। इसी कंडीशन को आप यूं भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू H, और ये प्रोडक्ट उसी तरह डिफाइन होगा जैसे हमने पीछे डिफाइन किया हुआ है। उसमें H और K दो मुख्तलिफ सेट्स में से आते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों एलिमेंट्स जो है वो बिलोंग करेंगे H में से। तो H into H को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, H1 और H2 इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोडक्ट है इस पर कंडीशन क्या है, एलिमेंट कहां से लेंगे, H1 भी और H2 भी, ये दोनों एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे H को। ठीक है, तो H into H दोनों सेटों का प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। जी, अगर H सब ग्रुप होता है तो फिर इसका मतलब ये है कि H और H इनवर्स ये दोनों आपस में
बराबर होंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल V4 की एग्जांपल देखी थी, तो मैं वो एग्जांपल यहाँ पर अगेन राइट कर लेता हूँ। मैंने सब ग्रुप लिया था H, जो कि इस तरह से था। एक तो मैंने उसमें आइडेंटिटी पिक की हुई थी और दूसरा उसके अंदर था A, ठीक है। और आपको पता होगा कि V4 के अंदर A जो होता है उसका ऑर्डर होता है 2, V में A4 का ऑर्डर होता है, A का ऑर्डर होता है 2। तो यहाँ से अगर आप A को लिखें तो वो A इनवर्स ही बन जाएगा, ठीक है। A इनवर्स यहाँ से फाइंड आउट करें तो वो A इज इक्वल टू A माइनस 1 बनता है। अब यहाँ से अगर मैं H इनवर्स फाइंड आउट करना चाहूँ, कौन सा सेट? H इनवर्स। तो H इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस H के एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स के इनवर्स निकाल लें। अब आइडेंटिटी का इनवर्स यहाँ पर लिखें तो वो आइडेंटिटी होता है, A का इनवर्स लिखें तो वो A खूब भी होता है। तो अब आप देख लें कि ये दोनों सेट्स आपस में इक्वल है। ये क्यों इक्वल हो गए? क्योंकि H जो था ये एक सब ग्रुप था, तो ये सब ग्रुप की कंडीशन होती है। इसी तरह इसी एग्जांपल को लेते हुए आप ये जो ऊपर स्टेटमेंट है ना H इंटू H वाली, वो भी आप फुलफिल करवा सकते हैं। मतलब आप H को H से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि H को H से मल्टीप्लाई कर दें, तो E को E से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी बनेगा, आइडेंटिटी को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A बनेगा, A को A स्क्वायर जो है वो आइडेंटिटी बन जाएगा। मतलब ये है कि H को H से मल्टीप्लाई करेंगे जो प्रोडक्ट सेट मिलेगा, तो वो प्रोडक्ट सेट भी H के इक्वल ही आएगा। इसी तरह अगर ये आप कंडीशन देख लें तो ये भी आप यहाँ से इजीली इसी एग्जांपल को देखकर वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो कंडीशन थी कि अगर H सब ग्रुप है तो उस सूरत में ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी। वेरी इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। इफ H is a non-empty subset of a group G, H हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, सबसेट है, सब ग्रुप नहीं है, ऑफ अ ग्रुप G, तो फिर H जो है ये सब ग्रुप होगा if and only if H into H inverse will be subset of H। अगर ये प्रोडक्ट सेट सबसेट हो जाए H का, तो इस सूरत में H जो है वो सब ग्रुप बन जाएगा। तो इसी कंडीशन को अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड कर दें या टू कंडीशंस बना लें, तो थ्योरम 7 की स्टेटमेंट बन जाएगी कि if H is a non-empty subset of a group G, then H is subgroup of G if and only if H inverse is subset of H and product of H is subset of H। मतलब ये हमने इसी कंडीशन को, ये जो इस थ्योरम के अंदर थी, उसी को एक्सपेंड करके ना एक इनवर्स वाली बना ली और एक प्रोडक्ट वाली कंडीशन बना ली। तो ये कंडीशंस इंश्योर करवाती है कि जो सबसेट H है वो सब ग्रुप B है। जी, नेक्स्ट आपके पास थ्योरम 7 है, सॉरी ये थ्योरम 8 बन जाएगा क्योंकि 7 प्रीवियस है। तो थ्योरम 8 है कि a group cannot be written as union of two proper subgroups, although it is possible to express it as union of three subgroups। मतलब अगर आपके पास दुनिया जहान का कोई ग्रुप मर्जी है, कोई ग्रुप आप मर्जी उठा लें, उस ग्रुप को कभी भी आप दो प्रॉपर सब ग्रुप के यूनियन के तौर पे नहीं लिख सकते, ठीक है। आपके पास कोई भी ग्रुप है, उस ग्रुप को आप उसी ग्रुप के दो प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन के तौर पर नहीं लिख सकते। हाँ, तीन सब ग्रुप्स के यूनियन के तौर पर आप लिख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने V4 के तीनों प्रॉपर सब ग्रुप्स ले लिए। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप इनमें से किसी दो का यूनियन ले और वो V4 के इक्वल आ जाए, यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप तीनों का यूनियन लेते हैं तो फिर वो V4 के इक्वल आ जाता है, मतलब H यूनियन K यूनियन S। तो किसी भी ग्रुप को दो प्रॉपर सब ग्रुप्स के यूनियन के तौर पर नहीं लिखा जा सकता,
हाँ, 3 सब ग्रुप्स की यूनियन के तौर पे आप उनको लिख सकते हैं। जी, नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं कोसेट को। कोसेट्स क्या होते हैं? तो कोसेट को डिफाइन करते हैं, H इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। H हमारे पास G ग्रुप का सब ग्रुप है। जी, let H is a subgroup of a group G and A be an element of G. Then this set defined by AH is equal to AH such that H belonging to capital H is called a left coset of H determined by A। मतलब जो H सब ग्रुप है, इस सब ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को अगर आप A से लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हासिल होने वाला जो सेट होगा वो लेफ्ट कोसेट कहलाएगा। इसी तरह अगर आप राइट साइड से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो राइट कोसेट ऑफ H डिटरमिन्ड बाय A कहलाएगा। एडिशन की सूरत में आप मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखेंगे बल्कि एडिशन लिखेंगे। तो इस एलिमेंट की इस सब ग्रुप के साथ एडिशन से मुराद ये है कि उस एलिमेंट को आप H के हर एलिमेंट में जमा करेंगे। तो लेफ्ट साइड से ऐड होगा तो लेफ्ट कोसेट बनेगा और राइट साइड से ऐड होगा तो राइट कोसेट कहेंगे। दोनों की एग्जांपल हम देख लेते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन की और अंडर एडिशन की। जी, नेक्स्ट आपके पास कोसेट्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हमने यूनिटरी सेट ले लिया U10 जो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, तो इसका आपने एक सब ग्रुप ले लिया H। इस सब ग्रुप के आपने कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो U10 में आपके पास ये 4 एलिमेंट्स होते हैं। ये कैसे बनते हैं ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 10 के साथ जो रिलेटिव प्राइम नंबर्स होंगे वो आ जाएंगे। तो 1 भी 10 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 3 भी 10 के साथ रिलेटिव प्राइम है, 7 भी और 9 भी। तो ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर बनेंगे। अब हमने इस सब ग्रुप के कोसेट्स फाइंड आउट करने हैं। तो ये ग्रुप के अंदर 4 एलिमेंट्स है, इन चारों को बारी बारी इस सेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया, हर एलिमेंट से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पर कोई असर नहीं पड़ा, 9 पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 इज द 3 और 3 9 कितना हो जाएगा 27। तो 27 को जब हम मॉड 10 में लेकर जाएंगे तो वो रिमाइंडर जो आपके पास 7 आ जाएगा। इसी तरह 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 इज द 7 और 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आएगा। तो 63 को जब 10 पर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपके पास 3 आ जाता है। इसी तरह 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 इज द 9 और 9 9 इज द 81। तो 81 को जब हम मॉड 10 में कन्वर्ट करते हैं तो वो 1 आ जाता है। तो अब यहाँ पर काबिल गौर बात, यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इस सेट इसके ना एक तो आप ये देख लें, एक सेट ये वाला है और दूसरा सेट ये वाला है। ये जो 1 और 9 है इसके अंदर भी 9 और 1 है। इसी तरह इसके अंदर 3 और 7 है, इसके अंदर भी 7 और 3 है। एलिमेंट्स 4 थे। जब आपने कोसेट फाइंड किए तो कोसेट 4 बने हैं, लेकिन उनमें से मुख्तलिफ जो है ना वो 2 है। एक ये पहला और ये दूसरा, बाकी दोनों तो उन्हीं के बराबर ही आ जाते हैं। तो इसलिए आप कहेंगे कि सो देयर आर 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स। जो मुख्तलिफ है, डिस्टिंक्ट है, वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बनते हैं। जी, इसी तरह ये आपके पास आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है Z6। ये अंडर एडिशन ग्रुप होता है। ये मैंने इसका एक सब ग्रुप ले लिया है। तो इसके अंदर सब ग्रुप आपके पास 0 2 4 इसका सब ग्रुप है। तो इसको आप देख लें कि यहाँ पर C6 में ये 6 एलिमेंट्स होते हैं। तो तमाम एलिमेंट्स को हम इसके अंदर ऐड करते जाते हैं।
जीरो ऐड कर दिया, तो एक आपको यहाँ पर भी मेंशन कर दे कि डिफरेंट कौन कौन से और कितने हैं। एक तो आपके पास ये वाला कोसेट है जो ओरिजिनली एच ही है, जिसमें 0, 2 और 4 है। एक आपके पास है 1, 3 और 5। तो बाकी आप देख ले वो इन्हीं के बराबर है, 0, 2, 4, 3, 5, 1, 0, 2, 4, 1, 3। ये 1 को जब हम इसमें 0 में ऐड किया 1 आ गया, 1 को 2 में ऐड किया 3 बन गया, 1 को 4 में ऐड करेंगे 5 बन जाएगा। इसी तरह जब हम इनमें 2 ऐड करते हैं, 2 को 0 में ऐड किया 2 बन गया। ठीक है, एक पॉइंटर्स यूज कर लें जी। यहाँ पर 2 को इस 0 में ऐड किया, ये 2 बना। फिर इस 2 को इस 2 में ऐड किया तो ये 4 बन गया। इस 2 को हम 4 में ऐड करें तो 6 बनता है। मॉड 6 में वो 0 आ जाता है, क्योंकि 6 को 6 पर डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा। इसी तरह 3 को 0 में ऐड करेंगे 3 बन जाएगा। 3 को 2 में ऐड करेंगे तो 5 बनेगा। 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 1 बन जाता है। तो इस तरीके से आप जमा करते हुए सारे लेफ्ट कोसेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें पता चला कि डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही बनते हैं जी। नेक्स्ट आपके पास है प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट्स, कोसेट्स की प्रॉपर्टीज जी। let H be a subgroup of G and let A and B belongs to G। H आपके पास कोई अगर सब ग्रुप हो और A और B G के कोई दो एलिमेंट्स है, उस सूरत में A जो होगा वो लाजमी तौर पर इस कोसेट को बिलोंग लाजमी करेगा। ठीक है, मतलब जिससे आप कोसेट मालूम कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस भी आप देख लें। जैसे ये हमने 1 ऐड किया ना, तो 1 तो लाजमी इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये हमने इसमें 2 ऐड किया ना, तो 2 तो लाजमी तौर पर इसमें पड़ा हुआ है। ये हमने 3 ऐड किया है, तो इस कोसेट में 3 तो है ही है। 4 जो है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देख लें, ये 3 से मल्टीप्लाई किया है तो इस कोसेट में 3 बिलोंग कर रहा है। 7 से मल्टीप्लाई किया है तो इस सेट में 7 तो लाजमन होगा। 9 है तो 9 भी इस कोसेट को लाजमी तौर पर बिलोंग करता है। इसकी वजह यह है कि H के अंदर होता है आइडेंटिटी। तो जब ये A उस आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो A तो एज इट इज रह जाएगा उस सेट में। तो इसका मतलब है कि ये जो A है, ये तो इस कोसेट AH में लाजमी तौर पर बिलोंग कर रहा होता है। अच्छा, सेकंड रिजल्ट है कि अगर एक कोसेट जो है ना AH, ये अपने आप के बराबर आ जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में होता है कि जब ये एलिमेंट जिससे आप कोसेट डिटरमाइन कर रहे हैं, ये इसी एज के अंदर पड़ा हुआ हो। इस सूरत में ये पॉसिबल है। जैसे पीछे एग्जांपल देखें, ये चेक करें, ये 1 और H है, तो ये 1 उसी के अंदर था। ठीक है, तो ये आपके पास H के इक्वल आ गया। H के इक्वल, तो H के इक्वल क्यों आया? क्योंकि ये 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा था। इसी तरह ये 9 को चेक करें, इसके अंदर 9 मौजूद था। H में जो है ना, H में 9 मौजूद है। अब 9 से जब आप H को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट H ही आया है। तो यहाँ पर ये बात मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, H को 9 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमें रिजल्ट मिला ना, वो H के इक्वल ही है। उसकी वजह क्या बनी? क्योंकि ये जो 9 है, ये 9 बिलोंग कर रहा था H को। ठीक है, तो इसका मतलब सब ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट से जब भी आप कोसेट फाइंड आउट करेंगे ना, तो वो H के बराबर ही आएगा। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अब 0, 2 और 4 इस सब ग्रुप में ये तीनों मौजूद है। तो जब हमने 0 ऐड किया फिर भी H के बराबर आ गया। और दूसरी तरफ जब हमने 2 ऐड किया है, तो 2 ऐड करने में ये देखिए आप, जो है ये जो रिजल्ट मिला हुआ है हमें, ये भी H के इक्वल ही है। इसी तरह 4 भी H में था, तो 4 का जो रिजल्ट निकला है वो भी आपके पास H के अंदर ही है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कोसेट्स फाइंड आउट करने बैठते हैं, कोसेट फाइंड आउट करते वक्त
अगर हम ज्यादा काम नहीं करना चाहते, ये कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं, उसका तरीकेकार ये है कि ये जो इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ना, उनके कोसेट आप फाइंड करें ना, क्योंकि उनका जवाब एच खुद आ जाता है। तो इस तरीके से कोसेट्स में ज्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करनी पड़ती। जी, यहाँ पर हम थे सेकंड प्रॉपर्टी के ऊपर। तो सेकंड प्रॉपर्टी में हमने ये देखा कि अगर कोई एलिमेंट एच को बिलोंग करता है तो उससे जो भी कोसेट डिटरमाइन करेंगे तो वो एच के बराबर ही आएगा। इसी तरह ये नेक्स्ट आपके पास है ए बी एच। अगर आप किसी एलिमेंट, दो एलिमेंट्स के प्रोडक्ट से आप इसको फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट कोसेट को, और उसके बाद तो वो बराबर होगा कि आप फर्स्ट बी के साथ लेफ्ट कोसेट फाइंड आउट करें फिर ए पर अप्लाई करें। इसी तरह ये राइट कोसेट की भी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, अगर ए एच बराबर आ जाए बी एच के, तो हमेशा इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए है ना, ये बी एच को बिलोंग करता है। अच्छा, यहाँ पर ए एच और बी एच ये दोनों बराबर है, तो या फिर इसका मतलब ये है, ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लिख देता हूं मैं कि ये जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर आप इसको वर्ड्स में बयान करें तो आप ये कह सकते हैं कि any two cosets कोई भी आप दो कोसेट लेते हैं तो या तो वो दोनों बराबर होंगे, ए एच बराबर होगा बी एच के, और या फिर दोनों डिसज्वाइंट होंगे। डिसज्वाइंट होने का मतलब है उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होगी। ये पीछे चलकर हम इस बात की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। देखो, यहाँ पर 1 और 9 है और 3 और 7 है, ये दोनों डिसज्वाइंट है, इनमें कोई चीज कॉमन नहीं है। इसी तरह 7 और 3 और 9 और 1 दोनों डिसज्वाइंट में कुछ चीज कॉमन नहीं है। लेकिन अगर आप इन दोनों को चेक करें तो ये दोनों आपस में बराबर है, और इन दोनों को चेक करें तो ये दोनों भी आपस में बराबर है। इसी तरह यहाँ पर भी आकर देख लें तो कोई भी दो सेट पिक कर ले तो वो दोनों को सेट या तो बराबर होंगे या दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे, कोई एक एलिमेंट भी उनमें कॉमन नहीं होगा। डिसज्वाइंट होने का मतलब है कि उनमें कोई सिंगल एलिमेंट भी कॉमन आपको नहीं मिलेगा, सारे के सारे एलिमेंट बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। या फिर अगर कोई एलिमेंट सेम आ रहा है तो फिर दोनों के एलिमेंट्स बिल्कुल सारे के सारे सेम होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर एक एलिमेंट एक में पड़ा हुआ है तो कुछ एलिमेंट दूसरे में चले जाए लेकिन बाकी उसमें ना जाए। तो इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है। तो ए एच मतलब दो कोसेट्स या तो बराबर होंगे या फिर मुकम्मल तौर पर डिस्जॉइंट होंगे। इस तरह सिक्स्थ प्रॉपर्टी है कि ए एच बराबर है बी एच के इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच। जी, ए एच जो ऑर्डर है, किसी भी कोसेट का जो ऑर्डर है वो बराबर आपस में बराबर होते हैं। ये भी आप पीछे एग्जांपल से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जितनी भी हमने एग्जांपल्स की है। तो इसमें आप देखिए, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी तमाम कोसेट्स का ऑर्डर सेम है। इधर आप चेक करें, तमाम कोसेट्स का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो कोई भी आप डिस्टिंक्ट कोसेट्स लेते हैं तो डिस्टिंक्ट कोसेट्स का जो ऑर्डर है वो सेम होगा। तो ये बात इस बात की श्योरिटी है। इसी तरह ए एच और बी एच उस सूरत में बराबर होंगे जब एच जो है, बेसिकली यहाँ पे बी आता है, इधर बी है, ये ए जो है ना ये दूसरी साइड पे जाके इनवर्स बन जाता है। ठीक है, तो इसको सही कर ले। इसी तरह ए एच जो है ये सब ग्रुप सिर्फ हाँ, जो कोसेट है लाजमी नहीं है सब ग्रुप,
ये पीछे एग्जांपल से आप देख ले, कोसेट बनता सब ग्रुप से है, लेकिन लाजमी नहीं है ये खुद सब ग्रुप हो। जैसे ये 3H को देखें तो ये 3H ये सब ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। इसी तरह यहाँ पर आ जाए, ये जो ये कोसेट है इसमें जीरो नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है, तो ये भी सब ग्रुप नहीं है। तो लाजमी नहीं है कि कोई कोसेट सब ग्रुप बने, लेकिन कोसेट सब ग्रुप कब हो सकता है, जब ये कंडीशन फुलफिल हो कि जिस एलिमेंट से आप कोसेट बना रहे हैं वो एलिमेंट उसी सब ग्रुप को बिलोंग करे, तो उस सूरत में वो सब ग्रुप होगा। जी नेक्स्ट आपके पास प्रॉपर्टीज है कोसेट्स की। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरम है कि अगर H एक सब ग्रुप है और कोई एलिमेंट आपके पास A है, तो उस सूरत में भी ये अगर आप को राइट कोसेट का इनवर्स लेते हैं तो वो बराबर होगा उस इनवर्स से निकलने वाला लेफ्ट कोसेट। अगर आप राइट कोसेट का इनवर्स लेते हैं उसका मतलब ये होगा कि ए इनवर्स के साथ डिटरमाइन होने वाला लेफ्ट कोसेट। जी इसी तरह अगर आपके पास H और K को दो सब ग्रुप्स हैं और A आपके पास कोई G का एलिमेंट है, तो उस सूरत में अगर आप H इंटरसेक्शन K का कोसेट बनाते हैं A के साथ, तो ये बराबर होगा A के साथ दोनों के कोसेट्स की इंटरसेक्शन के। इसी तरह थर्ड थ्योरम है कि अगर आपके पास H और K सब ग्रुप से किसी ग्रुप G के A और B G के कोई दो एलिमेंट्स हैं, तो अगर ये दो आपके पास राइट कोसेट्स इक्वल आ जाते हैं, तो ये तभी इक्वल होंगे जब आपके पास ये दोनों सब ग्रुप्स भी इक्वल होंगे। तो ये सब ग्रुप्स की इक्वालिटी की कंडीशन है विद द हेल्प ऑफ कोसेट्स। नेक्स्ट आपके पास है पार्टीशन ऑफ अ सेट, a collection of subsets of a set. A collection of subsets of a set S is said to form a partition of S if union of all subsets is equal to S and any two subsets in the collection are disjoint. मतलब ये है कि S आपके पास कोई भी सबसेट था, S आपके पास कोई भी सबसेट है, आपने इसके सॉरी S आपके पास एक सेट है, आपने इसके काफी सारे सबसेट्स बना लिए। वो जो सारे सबसेट्स हैं उनको आप पार्टीशन का नाम देंगे सिर्फ उस सूरत में कि अगर आप उन तमाम सबसेट्स का यूनियन लें और वो S के बराबर आ जाए। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उन तमाम सबसेट्स में से कोई भी दो सबसेट अगर आप पिक करते हैं तो वो डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब उनमें कोई चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं, S आपके पास सेट है जिसमें 1 से लेकर 6 तक नेचुरल नंबर्स है। मैंने इसके सबसेट्स बना लिए, एक में 1 2 रखा, 3 4 रखा, 5 6 रखा। अब इसमें देखिए अगर आप इन तीनों का यूनियन लेते हैं ना तो वो इस सेट S के बराबर आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से कोई भी दो पिक कर लेते हैं और उनकी इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो खाली आएगी। इसका मतलब है कि ये कलेक्शन जो है ये इसकी पार्टीशन बनाती है। नेक्स्ट आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, collection of all left cosets or right cosets form a partition of a group G। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब आप किसी सब ग्रुप के तमाम कोसेट्स फाइंड करते हैं तो वो जितने भी डिस्टिंक्ट कोसेट्स होते हैं ना वो पार्टीशन बनाते हैं। पार्टीशन का मतलब मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप उनका यूनियन लेंगे तो ग्रुप खुद बन जाएगा और अगर आप उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली आएगा। प्रीवियस एग्जांपल से हम इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास डिस्टिंक्ट है दो कोसेट, एक में 1 और 9 है, दूसरे में 3 और 7 है। अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो U10 बन जाता है और अगर आप इनके इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो खाली आ जाता है। इसका मतलब है कि ये दोनों जो है इस ग्रुप की पार्टीशन बना रहे हैं। इसी तरह इस एग्जांपल में आ जाए, इन दोनों का यूनियन ले तो वो Z6 बन जाता है और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो वो एम्प्टी आएगा। तो इसका मतलब है ये दोनों भी इस ग्रुप की पार्टीशन बना रहे हैं। तो इसी को हमने थ्योरम की स्टेटमेंट बना दिया कि जब भी कभी आप
एक ग्रुप के डिस्टिंक्ट कोसेट लेंगे तो वो उस ग्रुप की पार्टीशन बना देते हैं। जी नेक्स्ट आपके पास एक डेफिनेशन है इंडेक्स की। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ सब ग्रुप H ऑफ अ ग्रुप G is called index of H in G. It is denoted by G by H. मतलब क्या है इसका? आपने एक सब ग्रुप लिया, उसके तमाम कोसेट्स मालूम कर लिए, उस सब ग्रुप के जितने भी डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ कोसेट बने हैं ना, वो उनकी जो तादाद है, उनकी तादाद इंडेक्स कहलाएगी। उसी पिछली एग्जांपल में हम चलते हैं। देखिए इसके अंदर आपके पास दो मुख्तलिफ कोसेट बने हैं, इसीलिए इस सब ग्रुप का इंडेक्स है 2। इसी तरह इस एग्जांपल में भी आपके पास डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने 2, तो इस ग्रुप का इंडेक्स भी 2 है। तो ये तरीका का